दोस्तों, सोचिए अगर कल से इस देश में कोई कानून ही ना हो, स्पेशली मज़दूरों के लिए कोई कानून ना हो, तो क्या होगा? फैक्ट्री मालिक बोलेगा आज 16 घंटे काम करो, आज 18 घंटे काम करो, वरना निकल जाओ। और वर्कर्स के पास ना कोई यूनियन होगा ना कोई प्रोटेक्शन। ठीक ये सिचुएशन थी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। लेकिन आज वर्कर्स के पास डिग्निटी है और राइट्स है। पर आखिर क्यों और कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेबस सिंप्लीफाइड। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की सीरीज़ को, और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्कर्स के पास जो राइट्स हैं, उनके पास जो डिग्निटी है, वो क्यों है, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग क्या है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे ILO उसको कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्या कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये बात जानते होंगे कि इंडिया में कोई भी अगर कानून हमें बनाना है तो उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होनी चाहिए, यानी कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक होना चाहिए और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इंडिया में जितने भी लेबर लॉज बने हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी कानून अगर बनता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा बेसिस होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कानून बनाने के लिए आपको पता होगा कि हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। जो लेबर एज अ सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया हुआ है, यानी कि उस पर कानून स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी। उसी के चलते हमारे देश में काफ़ी सारे कानून जो है लेबर प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, जो आज की वीडियोस में हम समझेंगे। सबसे पहले तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेबर प्रोटेक्शन की कोई बात करता भी है? तो जी हाँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल होता है जिसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं: जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेयरनेस मिले सबको। इक्वालिटी का क्या मतलब है? कि सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाएं, उनको इक्वल स्टेटस मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लिबर्टी, इसका क्या मतलब होता है? फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये सब आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। इसके अलावा फ्रेटर्निटी, जिसको हम ब्रदरहुड भी बोलते हैं, इसका मतलब हमें इंश्योर करना है इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी ऑफ द नेशन। तो अब हम जानते हैं कि इन सब से वर्कर्स को कैसे राइट्स मिले हुए हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ओरिजिनल इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल दिया हुआ है। ये टेक्स्ट जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, इसका आपको यूज़ बहुत जगह आएगा। कई बार हमें पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर हमें प्रियम्बल पता हो या उसके पीछे के आइडियल्स पता हो तो हमें बहुत मदद मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली जो उसके आइडियल्स हैं वो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग द ऑल फ्रेटर्निटी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऊपर अभी देखे, और इसके अलावा यहाँ पर एक डेट भी दी हुई है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं भी है तो आपको इसके आइडियल्स पता होना चाहिए, क्योंकि यही आइडियल्स जो हैं हमारे दिए गए हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हमारे जितने भी कानून पास होते हैं वो सब इन आइडियल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हमारा प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है तो उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया था, कौन से वर्ड्स थे जिनको ऐड किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई हमें स्टेट एग्जाम्स और UPSC में देखने को मिला हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अब हम समझ सकते हैं कि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हाँ, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। तो क्या उनको राइट्स के तो क्या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की।
आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कोई भी इंसान हो वो लॉ की नज़र में इक्वल होगा। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो किसी भी वर्कर के अगेंस्ट कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो हायरिंग के टाइम पे हो, चाहे वो प्रमोशन के टाइम पे हो, या फिर सैलरी देने के टाइम पे हो। अब आर्टिकल 14 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही हमारे कुछ कानून बने गए हैं। जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे कि जब यहाँ वेजेस की बात करी गई है तो हम यहाँ बोल सकते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी। ये क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा राइट है जो सारे ट्रेड यूनियंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड करता है। मतलब अगर वर्कर्स को अपना एसोसिएशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली उनको ये राइट देता है कि वो यूनियन बना सकते हैं या कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए, अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एसोसिएशंस बना सकते हैं, और उनके ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, जो इसका एक डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो हमने 2 आर्टिकल अब तक समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 21, जो बात करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की। अब ये राइट डायरेक्टली तो इम्प्लीमेंट नहीं करता वर्कर के राइट्स को, पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट्स में ये बात कही है कि राइट टू लाइफ एक बहुत ब्रॉड राइट है, और इसके इंटरप्रिटेशन में वर्कर्स का भी राइट आता है एक सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट का, और उनको भी ये राइट है कि वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इसी को लेके हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक बहुत ही इसका प्राइम एग्जांपल है, जो ये बात करता है कि वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रॉपर वेंटिलेशन और उसके अलावा अदर वेलफेयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, और जब वो काम भी करें तो उनको कोई किसी तरह का सेफ्टी हैजार्ड से ना गुजरना पड़े। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 23, जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर की। यहाँ हम बात कर सकते हैं फोर्स लेबर की, बेगार की, और इस तरह का जो सिमिलर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होती है। ये क्या कहता है कि किसी भी वर्कर को उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा के अगेंस्ट हम काम नहीं करवा सकते, और कोई भी अगर वर्कर हमने एम्प्लॉय किया है तो उसको एक फेयर रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक इंसान को पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक काम करवाएं तो बदले में जो है 50 रुपये दे रहे हैं या 100 रुपये दे रहे हैं। मतलब जो उस टाइम पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगा, उस टाइम पे जो उसको जितना काम किया गया है उसके अकॉर्डिंग फेयर रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। ये आर्टिकल जो है अब हम बोल सकते हैं कि बॉन्डेड लेबर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे वर्कर से काम करवाया जाता है और बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो इस आर्टिकल को यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि बॉन्डेड लेबर और किसी भी तरह की फोर्स लेबर को हम बैन कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिलेशन में हम बोल सकते हैं एक एक्ट है जिसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, वो इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा एक एक्ट है, वो है बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट। ये भी यही कहता है कि किसी भी तरह का बॉन्डेड लेबर कोई भी वर्कर एम्प्लॉय नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 24 की। ये बात करता है चाइल्ड लेबर की एबॉलिशन की। इसके अकॉर्डिंग कोई भी टाइप की इंडस्ट्री 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइन हो, या कोई भी अदर हजार्डस वर्क हो। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये बात करता है इसी सेम प्रोविजन की कि 14 साल से कम की उम्र के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री, माइन या अदर हजार्डस वर्क में काम करना अलाउड नहीं है। इसका एक एग्जांपल आप और समझ सकते हैं, जैसे शिवकाशी में बैन हुआ था चाइल्ड वर्कर्स को फायर क्रैकर की फैक्ट्रीज में काम करने पे। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम, ये तो हो गई बात फंडामेंटल राइट्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी बात करते हैं वर्कर्स की प्रोटेक्शन की, और काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो उनके सेफ गार्डिंग के लिए बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 39, जो बात करता है लाइवलीहुड एंड इक्वल पे। ये क्या कहता है कि स्टेट को ये इंश्योर करना है कि बोथ मेन एंड वीमेन दोनों के पास एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, और दोनों को किसी भी इक्वल काम के लिए इक्वल पैसा मिले। यानी कि अगर दोनों सेम यूनिट ऑफ काम करते हैं, सेम टाइम के लिए काम करते हैं, और वो बिल्कुल सिमिलर वर्क है, तो दोनों को सेम पे मिलनी चाहिए, और एक एम्प्लॉयर जो है वो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसी प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बुलाया गया 1976 में,
जो ये लीगल फोर्स जो इस बात को लीगल बैकिंग देता है कि एक एम्प्लॉयर को मेन और विमेन को सेम काम के लिए इक्वल पे देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 41 की। ये बात करता है राइट टू वर्क की। ये कहता है कि स्टेट का काम है ये इंश्योर करना कि अगर कोई भी इंसान, अगर वो अनएम्प्लॉयड है या ओल्ड एज है या सिक है, उसके कारण अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट का काम क्या है कि उसको वो वर्क प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे या पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। इसका मतलब अगर कोई इंसान इन सब कारणों की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज या सिकनेस की वजह से काम नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट का काम होगा कि वो उनको सपोर्ट करे, उनको किसी भी तरह का रिलीफ प्रोवाइड करें, चाहे वो स्कॉलरशिप की फॉर्म में हो, चाहे वो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के फॉर्म में हो, या किसी और तरीके से स्टेट का काम है कि उनको प्रोटेक्ट करना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ बात हो रही है सोशल वेलफेयर की, यहाँ बात हो रही है हमारे सोशलिस्ट आइडिया की। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एमजी नरेगा एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या बात करता है कि राइट टू वर्क जो है रूरल एरियाज में मिलना चाहिए। इसके प्रोविज़न क्या होते हैं कि 100 डेज ऑफ वर्क गारंटीड जो है वो देता है 1 साल के अंदर। आप अपना नाम जाके रजिस्टर करा सकते हैं पंचायत ऑफिस में, और आपको किसी भी तरह का अनस्किल्ड वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और बदले में आपको वेजेस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 42 की। ये बात करता है ह्यूमेन वर्क कंडीशंस की, यानी कि ये बोलता है कि स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी वर्कर कहीं काम कर रहा है तो उसके पास जो काम करने की कंडीशन हो और जो जहाँ पर वो काम कर रहा है वो जस्ट और ह्यूमेन हो। इसका मतलब कहीं ऐसे सिचुएशन में काम ना करना पड़े जहाँ पे लाइफ को खतरा हो या बहुत हजार्डस काम हो, तो उसमें भी उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। और जो भी कंडीशन है, अगर बहुत डेंजरस कंडीशन है तो वहाँ पे हर तरीके का सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये बात करता है आर्टिकल 42। ये आर्टिकल 42 के अंदर ही एक मेटर्निटी रिलीफ का भी क्लॉज है जो बात करता है कि फीमेल वर्कर्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे मेटर्निटी बेनिफिट्स दिए जाएं, और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। ये इसी डीपीएसपी का आउटकम है जो बात करता है पेड लीव्स के बारे में, और वर्किंग मदर्स जो भी प्रेग्नेंट होती हैं जॉब के टाइम पे, उनको अदर बेनिफिट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। अब जितने भी एक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे ही, क्योंकि हर एक्ट को हमें क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में पढ़ना है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करी गई है, जितने भी आर्टिकल्स को दिया गया है, वो हमारे उन लॉज को कैसे एक बैकिंग देते हैं, वो लॉज जो बनाए गए हैं उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह आर्टिकल 43 की, जो बात करता है लिविंग वेज को। ये कहता है कि स्टेट का काम है कि वो सिक्योर करे एक लिविंग वेज सारे वर्कर्स के लिए, जो कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी हो। यानी कि अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉयर ने कुछ लोगों को काम पे रखा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनिमम वेज दे दे जिनसे बस वो सर्वाइव कर पाएँ। उनको मिनिमम वेज इतनी मिलनी चाहिए जिससे वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली लाइफ जी पाएँ। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट है जिससे उनको बेसिक खाना मिल जाए और उनकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, तो वो सिर्फ बेसिक सर्वाइवल के लिए वेज होगा। हमें उससे ऊपर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए उनको वेज देना पड़ेगा, जिससे लीजर एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनके पास उतना वेज हो। इसी को फुलफिल करने के लिए हम बोल सकते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 है हमारा, जो इसी लिविंग वेज की बात करता है। इसी प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए एक स्टेप है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा नेशन वाइड इसको हम लगा सकते हैं या फिर हर जगह मिनिमम वेजेस एक इंश्योर की गई हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट काफ़ी हद तक इस बारे में इसकी बात करता है, जो हम जब इसकी वीडियो हम देखेंगे तब हम इस बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउ लास्ट इज वर्कर पार्टिसिपेशन। ये जो आर्टिकल है ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस आर्टिकल को लाया गया था। ये डीपीएसपी क्या बात करता है कि स्टेट को ये इंश्योर करना है कि वर्कर जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। अगर आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसका नाम था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ये टॉपिक हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें हमने क्या बात करी थी कि अगर वर्कर्स जो है वो
डे टू डे काम के अलावा मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको एक ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, वो भी इंडस्ट्री का पार्ट है, और वो आउटपुट को ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे। इससे इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी भी प्रमोट होती है और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है, जिससे ऐसा नहीं हो कि एक स्लेव और मास्टर वाला एनवायरनमेंट है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि सब मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को इंश्योर करना है हमारा, ये एक आर्टिकल 43A के अंदर बात हो रही है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई डायरेक्ट हमारे पास लॉ नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि कई कंपनीज में जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स होती हैं या वर्क्स कमेटी होती हैं, जो बेसिकली इस प्रोविज़न को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करती है, जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो भी मैनेजमेंट का पार्ट बने, वो भी एक तरह से मैनेजमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस में और कुछ बड़े डिसीजंस लेने हो वहाँ पर उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं रूल ऑफ जुडिशरी की। अब तक हमने बात करी कि हमारे पास जो कानून है, यानी कि लेजिस्लेटिव बैकिंग क्या है और उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया गया है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बैकिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने में जुडिशरी का क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें हमें मेनली जानने हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रणधीर सिंह केस ऑफ 1982। ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस था। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इसको एक फंडामेंटल राइट की तरह डिक्लेयर किया था। ऑल्दो ये हमने देखा था कि ये डीपीएसपी में मेंशन्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक बहुत बेसिक राइट है जो मिलना चाहिए, कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल, तो उनको अगर वो इक्वल टाइप का काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? रणधीर सिंह केस ऑफ 1982। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फायरस्टोन टायर केस ऑफ 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी तरह का वेलफेयर लेजिस्लेशन बनता है तो वो हमेशा इस तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कि वो वर्कर्स को फेवर करे। क्यों वर्कर्स को फेवर करे? ये हमने देखो लास्ट क्लास में भी समझा था कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसमें वर्कर्स को एक डिसएडवांटेज पोजीशन में समझा जाता है। इसलिए अगर कोई भी क्लॉज बनाया जाता है तो वो वर्कर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। इसलिए अगर कोई भी कानून को हमें इंटरप्रेट करना है तो इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि वो वर्कर्स के फेवर में हो। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा नहीं है कि किसी भी कानून को बस वर्ड टू वर्ड रीड करें और उसमें जैसा भी दिया गया है उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करें। हमें ये देखना होगा कि उस क्लॉज में वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट है, वर्कर्स वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से वही कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो ये बात की गई थी फायरस्टोन टायर केस में। नेक्स्ट है हमारा जेके कॉटन मिल्स केस ऑफ 1963। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स राइट्स एंड द वायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। अभी क्या कहता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयर को अपनी इंडस्ट्री ही नहीं चला पा रहा। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं सपोज मिनिमम वेज की, तो वो इस तरह से मैनेज होनी चाहिए, इस तरह से डिसाइड होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट भी सिक्योर्ड रहे और दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये बात की गई थी जेके कॉटन मिल्स केस में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जुडिशरी का भी एक रोल रहा है। जितने भी कानून वगैरह बनते हैं या जितने भी अगर कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं तो उसको सॉल्व करने में, उसके लिए कुछ केस लॉस इंपॉर्टेंट हमारे पास मिलने में, ये सब में एक जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आज तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएलओ की। इंडिया में जो कानून बने हैं उसके अंदर आईएलओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये हमने लास्ट क्लास में भी जाना था कि आईएलओ जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लेबर मूवमेंट को एक बहुत बड़ी मदद मिली। हमने ये जाना था कि आईएलओ की इस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुई थी। कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंडेड। हमने ये देखा था कि आईएलओ जो है वो एक यूएन एजेंसी है जिसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी। इसके फाउंडेशन प्रिंसिपल की बात की इसमें की गई है डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया। इसको हमें याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछा जाए कि डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया के बाद कौन सी एजेंसी जो है वो बनी थी, तो ऑप्शन दे सकता है कि आईएलओ या एफएओ। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सेम हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का। 1919 में आईएलओ बना था, इंडिया तब से इसका मेंबर है। इंडिया के जो कुछ कानून हैं उसको बनाने में सबसे बड़ी मदद जो थी वो वही कन्वेंशंस है जो आईएलओ ने बनाए हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही कुछ कानून हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं। और एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है, जो हमने देखा था 3 पार्टी का।
एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हमें इससे आगे बढ़कर एक चीज़ जाननी है, वो है आईएलओ कन्वेंशंस। देखो, आईएलओ कन्वेंशन क्या कहता है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी देता है जो हर कंट्री को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, हर कंट्री को रेटिफाई करनी पड़ती है। इनकी जो है वो 8 कोर फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं। उसके अलावा टोटल 47 कन्वेंशंस जो है वो इंडिया ने रेटिफाई करी हैं, जिसमें से जो 8 कोर कन्वेंशंस है ना, उसमें से 6 इंडिया ने रेटिफाई करी हैं। जो कौन कौन सी हैं? फोर्स लेबर कन्वेंशन, एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन C29, C104, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन C100, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन C111, मिनिमम एज कन्वेंशन और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। ये 6 हैं जो इंडिया ने रेटिफाई करी हैं, यानी कि इसको लेके कुछ ना कुछ कानून बनाया गया है। जैसे अभी हमने देखा था कि मिनिमम एज के लिए हमारा एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, ठीक है। ऐसे ही इक्वल रेम्यूनरेशन के लिए भी हमने देखा था। डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमारे पास तो आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही गिवन है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इंडिया ने ऑलरेडी रेटिफाई कर लिए हैं। 2 कन्वेंशंस ऐसे हैं जो इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं करे हैं। वो कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन C87 एंड राइट टू ऑर्गेनाइज C98। अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 19 1 क्लॉज C हमने देखा था अभी। लेकिन यहाँ बात जो हो रही है ना, ये अगर हम इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें हर एक इंडस्ट्री में, हर एक जगह पे इस एसोसिएशन फॉर्मेशन को अलाउ करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना है कि एक तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमें लगानी पड़ती है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे, या हम बात करें मिलिट्री वगैरह पे। तो हम इसलिए इन दोनों कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इन दोनों कन्वेंशंस को रेटिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में भी काम करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में यूनियनाइजिंग पावर देना और एसोसिएशन की पावर देना, वहाँ पर अभी वो इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए इनको अभी इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, और इसलिए ये एक मेजर चैलेंज है। और हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास कन्वेंशंस है वो रेटिफाइड नहीं है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से कन्वेंशंस हमारे रेटिफाइड हैं इंडिया में और कौन से अब तक नहीं हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर प्रोटेक्शन के बारे में क्या क्या बात की गई है, और जितने भी हमारे कानून बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं वो लेबर लॉस कैसे ओवर द ईयर्स चेंज हुए हैं, कैसे उनमें बदलाव आया है, और आज हमारे पास क्या सिचुएशन है। तो जब लेबर पॉलिसी की बात आती है तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले लेबर वेलफेयर की बात कहाँ की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा? वो कहाँ की गई थी? इनिशियल प्लान्स में। हमें ये पता होगा कि पहले इंडिया की जो ग्रोथ की बात करते थे तो वो होती थी 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, ठीक है। तो इनिशियल प्लान्स जो थे, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किसकी बात करता है? इंडस्ट्रियल पीस और ट्रेड यूनियन की ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पहला फोकस तो था कि इंडस्ट्री में पीस रहे, जो वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में एक पीस रहे, ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा ग्रो करें। तो पहला तो हमारा एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन की तरह ये टारगेट था कि इंडस्ट्री में पीस रहे और ट्रेड यूनियंस भी ग्रो हों। उसके बाद जब हम बात करते हैं, जो मेजर फोकस लेबर पॉलिसी पे था वो था हमारा 8th और 9th प्लान्स में, जब हमने बात करी अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की भी नीड्स को आगे रखा, और इसलिए 8th और 9th प्लान्स में हमने इनके बारे में भी बात करी, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली हम देख सकते हैं कि हमारा फोकस किस पे आया? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। हमें पता है ये रिसेंट जो है हमारे बज़वर्ड्स रहे हैं, और रिसेंट जो लेबर पॉलिसी हो या इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो उसमें फोकस जो है वो हमारा इन पे रहा है। इन सब को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कल्मिनेशन रहा है उसका सबसे एंड रिजल्ट क्या है, कि वो जो 4 लेबर लॉस रिसेंटली आए हैं, जिनके बारे में हमने हर क्लास में बात की है ऑलमोस्ट, तो वो क्या है कि जो पहले 29 प्लस कॉम्प्लेक्स लॉस थे उनको चेंज करके 4 कोड्स में लाया गया है। ये हम हर क्लास में बात करते हैं, इनको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे भी। तो हम देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स लेबर पॉलिसी कैसे चेंज हुई है। पहले हम उनकी बात करते थे 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, उसके बाद जब 5 ईयर प्लान वाला कॉन्सेप्ट हमारा नीति आयोग के आने के बाद बंद हो गया, तो उसके बाद भी हमारा उनके पास फोकस वो कैसे रहा इन सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, या उसके अलावा भी कितनी सारी स्कीम्स लॉन्च होती है उनके थ्रू, और जो नए लेबर लॉ अब आए हैं, लेबर कोड्स, उनके थ्रू भी हम लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन लेबर पॉलिसी रही है उनके कोर प्रिंसिपल क्या हैं?
ये सब वही प्रिंसिपल्स हैं जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, जैसे सोशल जस्टिस की बात करना, यानी कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के लिए फेयर ट्रीटमेंट होना और उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। दूसरा, हम लेबर वेलफेयर की बात करते हैं कि लेबर्स के लिए हमें हेल्थ, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इन सबको इंश्योर करना है। ठीक है। हम इंडस्ट्रियल हार्मनी की बात करते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, उनके बीच में कॉपरेशन बने। कॉपरेशन बनेगा तो क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं ट्राईपार्टिज्म के लिए, कि अगर डिस्प्यूट हो भी जाता है तो एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर होगा हमारा, जिसमें गवर्नमेंट होगी, एम्प्लॉयर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, और इन सब के बीच हम डायलॉग्स के थ्रू डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा एक स्पेशल प्रोविजन रहता है वल्नरेबल सेक्शन के लिए, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में अगर विमेन काम कर रही हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं या फिर चिल्ड्रन हैं, तो इनके लिए अलग से कानून बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है। तो इनके लिए भी हमने हमने देखा कि कैसे अलग अलग एक्ट्स बने हैं, जैसे विमेन के राइट्स के लिए मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, और चिल्ड्रन के लिए भी हमारे पास अलग से एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है। ठीक है। विमेन के लिए हमारे पास गाइडलाइंस भी होती हैं, पॉश गाइडलाइंस इनको बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब हम देख सकते हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से राइट्स दिए गए हैं। तो आज हमने सबसे पहले जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हमारे लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। कुछ आर्टिकल्स जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू हैं, और प्रियम्बल में तो इनके लिए बात की ही गई है कि हमें जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, इक्वालिटी के, लिबर्टी के और फ्रेटर्निटी के, इनको इंश्योर करना है। फिर हमने बात करी कि जुडिशरी का भी एक बहुत एक्टिव रोल रहा है। जुडिशरी का जो टारगेट है वो ये रहा है कि जितने भी लेबर लॉस हैं, जो मज़दूरों के लिए कानून हैं, उसमें उनके बेनिफिट के लिए इंटरप्रेट किया जाए। मतलब वर्कर्स जो हैं वो एक डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन को हमें प्रायोरिटाइज करना है। उसके अलावा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स में हमने आईएलओ की बात करी। हमने देखा कि कैसे इंडिया ने 6 कोर कन्वेंशंस को तो रेटिफाई कर रखा है, पर 2 कन्वेंशंस अभी तक रेटिफाइड नहीं है। और इन सब से हमने क्या जाना कि इंडिया की जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो क्या रही है ओवर द ईयर्स, कैसे हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क इवॉल्व हुआ है, पहले 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, और उसके बाद अब जो हम देख सकते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो नए हमारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब के थ्रू, और रिसेंटली हमारे पास जो 4 लेबर लॉज हैं उनके थ्रू। तो हमारा फोकस किस पे रहा है? सोशल सिक्योरिटी पे और उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, इन सब पे हमारा फोकस रहा है। तो आज की वीडियो में जितना भी हमने देखा उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो पॉलिटी से भी ओवरलैप करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।